आपने YouTube पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसके थंबनेल या जिसके टाइटल पे ये लिखा होता है बेस्ट फंड फॉर 2022, बेस्ट फंड फॉर 2023 या फिर 24 आ रहा है तो हो सकता है कि मैं ही इस तरह की वीडियो लेकर आ जाऊं कि बेस्ट फंड फॉर 2024। अब सवाल ये आता है कि आखिर किस कारण की वजह से, किस इंडिकेटर्स या पॉइंट्स की वजह से आखिर ये फैसला किया जाता है कि 2022 के लिए ये फंड बेहतर है, 2023 के लिए ये सारे फंड बेहतर हैं और 2024 में ये सारे फंड बेहतर हैं। आखिर किन किन इंडिकेटर्स को देखकर ये पता लगता है? भाई इसका कुछ रूल रेगुलेशन तो होगा ना, इसका कुछ कानून तो होगा ना कि इन चीज़ों को देखने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये वाला फंड बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे या इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद खुद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि 2022 में कौन सा फंड बेहतर है और 2023 और 24 में कौन सा फंड बेहतर है या रहेगा। समझ रहे कि नहीं? मतलब आपको इस तरह की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन शर्त है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा और समझने की ज़रूरत है। इसमें 5वें पॉइंट और चौथे पॉइंट की मैं बात करूंगा, यकीनन उस पार्ट को आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर आता है पास्ट रिटर्न। देखिए, पास्ट रिटर्न का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि पास्ट रिटर्न को देखने के बाद ही ये आपको पता चलता है कि इस फंड ने किस तरह का परफॉर्म किया है पास्ट में और अपने इन्वेस्टर को किस तरह से मतलब रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पास्ट रिटर्न को इसलिए देखते हैं कि वो फ्यूचर का फैसला करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पास्ट रिटर्न को देखकर अगर आप ये फैसला करने वाले हैं कि फ्यूचर में भी ये इसी तरीके से रिटर्न देगा, मानकर चलिए एक फंड है जिसने 20% का रिटर्न दिया है पास्ट में, पिछले 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में। अब आपने देख लिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले 3 साल में या 5 साल में भी ये इसी तरीके का रिटर्न देगा। तो देखिए, इसका डिसीजन लेना और इस बात का फैसला लेना पास्ट रिटर्न को देखकर बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, क्योंकि पास्ट रिटर्न को सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए देखना चाहिए कि पिछले जो 5 ईयर या 3 ईयर्स रहे हैं इस फंड के लिए या उससे ज़्यादा 10 ईयर्स हो सकते हैं, तो उन टाइम पे इस फंड ने किस तरह का परफॉर्म किया है। उस टाइम पे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी थी, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, उस टाइम पे इस फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया है। तो पास्ट रिटर्न को सिर्फ इसलिए आपको देखना है, इसलिए नहीं देखना है कि भाई पास्ट में इसने ऐसा रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में ऐसा रिटर्न देगा। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अब बेस्ट फंड को सेलेक्ट करते वक्त जो दूसरा पॉइंट आता है या इंडिकेटर आता है हमारे पास, वो आता है फंड साइज, जिसे हम AUM कहते हैं। तो इसका देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, आप हमेशा ऐसे फंड को टारगेट करें जिसका फंड साइज मीडियम हो, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंड साइज अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो वहाँ पर 2 प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि जिस फंड का भी फंड साइज लो है, छोटा है, तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मिल जाता है। लिक्विडिटी पर हम बात करेंगे अभी डिटेल्स में। और दूसरा प्रॉब्लम जो आता है वो रिस्क को इंक्रीज करता है। समझ रहे कि नहीं? फंड साइज का होने का मतलब है कि रिस्क को इंक्रीज करना, मतलब फंड साइज जिसका भी छोटा है उसमें रिस्क कुछ हद तक बढ़ जाता है, कुछ नहीं बहुत हद तक बढ़ जाता है। देखिए, अब एक बात मैंने और भी कहा है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कैसे होता है? जैसे फंड साइज अभी छोटा है जिस फंड का, उस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब अर्जेंट में कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन देंगे तो आपके एप्लीकेशन को, मतलब विड्रॉल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा। या फिर अप्रूव अगर करता भी है फंड मैनेजर तो उसको अप्रूव करने के लिए फुलफिल उसकी जो शर्तें होती हैं, उसके जो पेपर्स वगैरह होते हैं, उसको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि किसी वक्त, बुरे वक्त की वजह से या किसी भी रीज़न के कारण अगर उस फंड से बहुत सारे लोग पैसे निकालने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फंड मैनेजर को उसके जो इम्पोर्टेंट होल्डिंग्स होंगे, उसके जो शेयर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसे सेल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उस फंड का परफॉर्म ख़राब हो सकता है और वो नीचे की तरफ आ सकता है। ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फंड। और दूसरी बात कि अगर बहुत सारे लोग अगर उस फंड से पैसे निकाल रहे हैं तो उस पेपर को फुलफिल करने में, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में फंड मैनेजर को एक लंबे टाइम लेने पड़ सकते हैं। समझ रहे कि नहीं?
तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर आप फंड साइज पे ध्यान नहीं देते हैं तो। उसके बाद अच्छे फंड सिलेक्शन के लिए जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है फंड एज। देखिए फंड एज का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे आप उस फंड के बैक हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, प्लस आप ये भी जान सकते हैं कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आपको कम से कम ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जो 5 साल 7 साल 6 साल पुराना हो, 8 साल 10 साल भी चलेगा। एक्सपर्ट का मानना यह होता है कि कम से कम एक फंड का 3 साल पुराना ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर नए फंड बुरे होते हैं, क्योंकि हर फंड कभी ना कभी नया था, मतलब ज़्यादा पुराना फंड नहीं, तो उसका फंड साइज भी कम ही होगा, मतलब छोटा ही होगा, लो फंड साइज होगा। और लो फंड साइज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको कह दिया है कि एक तरह से रिस्क में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि लिक्विडिटी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो फंड साइज छोटा होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। और एक नया फंड है, नया फंड जब लॉन्च होता है, जब एक नया NFO लॉन्च होता है तो फंड साइज छोटा ही रहेगा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम 3 इयर्स का पुराना फंड ज़रूर होना चाहिए। अच्छे फंड सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास चौथा नंबर का पॉइंट आता है वो इंडिकेटर ये है शार्प रेशियो। देखिए शार्प रेशियो के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शार्प रेशियो का मतलब होता है कि फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न देने के लिए जितना रिस्क ले रहा है, क्या उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा, समझिए रिटर्न आपको उतना ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। ज़्यादातर फंड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके शार्प रेशियो अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका रिटर्न भी नेगेटिव में आता है। ज़्यादातर फंड ऐसे मिलेंगे जिनका जो है ना, मतलब नेगेटिव में शार्प रेशियो रहेगा या फिर नियर टू ज़ीरो शार्प रेशियो रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिटर्न गेन करने में। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो शार्प रेशियो और AUM ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है एक अच्छे फंड सिलेक्शन के लिए और एक अच्छा रिटर्न दिलाने में। उसके बाद अच्छे फंड सिलेक्शन के लिए जो बहुत ही मेन पॉइंट आता है वो है PE रेशियो। देखिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि भाई PE रेशियो तो स्टॉक का होता है। जी स्टॉक का भी होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का भी होता है। यहाँ म्यूचुअल फंड में PE रेशियो का क्या मतलब होता है कि मतलब जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जितना पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। PE रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर किसी स्टॉक का PE रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक ओवर प्राइस स्टॉक है। समझ रहे हैं। वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी स्टॉक का PE रेशियो हाई रहा है और उसमें किसी इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में उसको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिला है। तो अब बात आती है कि PE रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम होना चाहिए तो हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉक की बात नहीं करूँगा, लेकिन जनरली अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अगर PE रेशियो 42-45 से नीचे है तो वो फंड बेहतर है, उसमें आपको रिटर्न बेहतर देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको PE रेशियो देखने की ज़रूरत नहीं है। PE रेशियो खासतौर से उन लोगों के लिए देखने की ज़रूरत होती है, ऐसे इन्वेस्टर के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी होता है जो 3 इयर्स 5 इयर्स या इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर आप खुद भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा फंड बेटर है और कौन सा फंड बेटर नहीं है, किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए इससे पहले भी मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट किया जाए उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी कोई ज़रूरत और आपके काम की कोई वीडियो मिल जाए तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। उसके बाद इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।